नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सीज फायर का ऐलान हो गया है, 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया है। ये तो आपको पता है, सुबह मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल सीज फायर के शुरू होते ही उसको डिस्टर्ब करने की योजना बनाने लगा है, कैसे भी इस सीज फायर को तोड़ने की प्लानिंग करने लगा है। आप देखिए कि ट्रंप ने जो मियाद दी थी उसके पहले ही कल ईरान में हमले किए गए थे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, और आज जब यह समझौते का ऐलान हो गया है, ट्रंप के ट्वीट्स आ गए हैं, सब कुछ बिल्कुल चल रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो लिखा था उसमें बहुत साफ लिखा था कि यह जो सीज फायर है वो लेबनान में भी लागू होगा। लेकिन कुछ घंटे इंतजार करने के बाद नेतन्याहू ने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया जो वहां के अखबारों में छपा। अंग्रेजी में मैं क्यों कह रहा हूं? अंग्रेजी में ट्वीट करने का मतलब यह होता है कि यह सिर्फ अपने मुल्क के लोगों के लिए नहीं है, वरना वो हिब्रू में ट्वीट करता है। यह इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पर अमेरिका को यह मैसेज देने के लिए है कि हम इस सीज फायर को नहीं मान रहे हैं। उसने ट्वीट किया कि इस सीज फायर में लेबनान नहीं शामिल होगा, और उसके बाद लेबनान के ऊपर अटैक किए गए, बेरूत के ऊपर अटैक किए गए हैं, और साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के जो इलाके हैं वहां पर हमला किया गया है। जाहिर है पलटकर हिजबुल्लाह भी हमला करेगा। अब ये हमले क्यों किए गए हैं बहुत साफ समझ में आ रहा है। ईरान पर हमले की हिम्मत तो नहीं है। ईरान पर हमले का मतलब सीधा सीधा होता है कि ट्रंप ने जो कुछ लिखा है उससे पीछे हटना। ट्रंप का यानी अमेरिका का जो डिसीजन है उस डिसीजन में सीधे हाथ डालना। लेकिन एक फ्रंट जिंदा रखना चाहता है ईरान, और वो फ्रंट है लेबनान का। देखिए, लेबनान के बारे में मैंने लगातार बात की है। ईरान पर बात करते हुए लेबनान हिजबुल्लाह पे मैंने लगातार बात की है। इन्होंने जो सारी प्लानिंग लेबनान के लिए बनाई थी उसमें यह शामिल था कि हिजबुल्लाह के हथियार खत्म हो चुके हैं, हिजबुल्लाह पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और हिजबुल्लाह हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। हिजबुल्लाह लगातार इनके ऊपर हमले कर रहा है। नॉर्दर्न इजराइल खाली पड़ा हुआ है, वहां लोगों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, और इनके ढेर सारे सैनिक रोज मारे जा रहे हैं लेबनान से लड़ाई में। आया था वो वीडियो जिसमें घायल सिपाहियों को लाया जा रहा था और लाशें लाई जा रही थी। वो वीडियो बाकायदा आईडीएफ ने जारी किया था। आईडीएफ ने यह भी कहा था कि हमारा यह आकलन बिल्कुल गलत था कि हिजबुल्लाह के हथियार खत्म हो गए हैं, हमको वहां काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद चाहता है वो कि जंग किसी ना किसी तरह से चलती रहे, और मौका मिलते ही ईरान पर भी वो हमला कर सकता है। इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन रखिए, इस बात को बिल्कुल अंडरलाइन रखिए कि वो ईरान के किसी बड़े नेता को निशाना बना सकता है, और मुझे उम्मीद है कि ईरान को भी ये बात पता होगी और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अब आप जरा सोचिए कि अगर इजराइल ने निशाना बना दिया तो ईरान अमेरिका से पूछने नहीं जाएगा, ईरान तुरंत पलट के हमला करेगा, और उस हमले का मतलब यह है कि जंग जारी रहेगी। वैसे सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो पूरा तमाशा हुआ है, सीज फायर जो हुआ है, उसमें इजराइल की बिल्कुल नहीं चली। इजराइल इस जंग को लगातार जारी रखना चाहता था। आपको अगर याद होगा तो जब ईरान वाली जंग की मैंने बात शुरू की थी, जब यह जंग शुरू हुई थी, 40 रोजा जंग अब इसको कहा जा रहा है, यह जब शुरू हुई थी तभी मैंने एक बात कही थी कि हूथी के साथ अमेरिका जब लड़ाई लड़ रहा था, लड़ाई क्या लड़ रहा था, हूथी के ऊपर जब अटैक कर रहा था रेड सी को खुलवाने के लिए, तो हुआ यह कि पेंटागन ने कहा कि इतना पैसा हमारा खर्च हो रहा है, इतने डॉलर हमारे खर्च हो रहे हैं, लेकिन हूथियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। तो अमेरिका ने हूथी के साथ समझौता किया और वो बाहर निकल गया और इजराइल से कहा कि तुम लड़ते रहो। इजराइल को बताया भी नहीं, उस पूरी बातचीत में इजराइल को कहीं शामिल भी नहीं किया गया। मैंने कहा था कि यह ईरान के साथ भी हो सकता है। असल में इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा लूजर कोई है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। 40 साल से वो कोशिश कर रहा था कि ईरान के ऊपर हमला हो और ईरान को तबाह बर्बाद और खत्म कर दिया जाए। 40 साल बाद जब ईरान पर हमला हुआ, 2 हमले हुए, पहला 12 रोजा जंग में जो पिछले साल जून में हुई थी, और दूसरा ये 40 रोजा जंग में जो अभी हुई है। इन दोनों हमलों के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। नेतन्याहू का वो सपना टूट गया। पिछले 20 साल से वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने का प्लान कर रहा है, हिजबुल्लाह को खत्म करने का प्लान कर रहा है, लेकिन वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाया। 20 क्या, आप इसको 30 साल मान सकते हैं, 87 के बाद से ही। ऐसे ही पिछले 17 सालों से वो हमास को खत्म करने की बात कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन हमास को भी वो खत्म नहीं कर पाया। इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद यानी नेतन्याहू अपने हर मिशन में फेल रहा है। इस पूरी लड़ाई ने और इस पूरे
40 दिन के तमाशे ने ग्रेटर इजराइल का जो उसका ख्वाब था, उस ख्वाब को पूरी तरह से तोड़ दिया है। प्लान तो यह था कि ईरान के बाद टर्की को धीरे धीरे घेरा जाए, एक बार ईरान खत्म हो जाए फिर टर्की के ऊपर हमला किया जाए, टर्की को तबाह बर्बाद किया जाए। ईरान से जब इन्होंने लड़ाई शुरू की है तो यही वजह थी कि टर्की ने खुल के साथ नहीं दिया इनका। टर्की की तिजारत चलती रही, टर्की की तिजारत लगातार इजराइल के साथ बढ़ती रही, बिजनेस बढ़ता रहा, लेकिन ना तो टर्की ने कुर्दों की मदद की ईरान के अंदर घुसकर ईरान में बलवा पैदा करने की, बलवा खड़ा करने की, और ना ही इजराइल का साथ दिया किसी और तरीके से। अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए टर्की ने नहीं करने दिया। अगर कोई दो मुल्क हैं उस इलाके में जिन्होंने अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं करने दिया तो एक टर्की और दूसरा ओमान, तीसरा आप चाहें तो इजिप्ट को भी जोड़ सकते हैं। बाकी तो सारे मुल्कों की जमीन और आसमान का इस्तेमाल किया गया ईरान के खिलाफ। तो टर्की बहुत कायदे से जानता था कि अगर ईरान खत्म होता है, ईरान कई हिस्सों में बंट जाता है, ईरान से सत्ता चली जाती है, तो अगला नंबर टर्की का होगा। अब जबकि ईरान और ज्यादा मजबूत बन के उभरा है तो टर्की की तरफ नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा नेतन्याहू। और आप देखिए यावर लैपिड जो विपक्ष का नेता है वहां पर, उसने बहुत जबरदस्त मजम्मत की है कि हमारा सिर्फ नुकसान और नुकसान हुआ, तुम कुछ भी नहीं कर पाए। मैं ये बता दूं कि यावर लैपिड कोई ईरान के खिलाफ जंग के खिलाफ में नहीं था, वो ईरान पर जंग को सपोर्ट कर रहा था और वो लगातार इस तरह के ट्वीट कर रहा था कि ईरान को खत्म कर देना चाहिए, ईरान को बर्बाद कर देना चाहिए। लेकिन अब उसके भी समझ में यह आ गया कि ईरान से इजराइल की बुरी तरह से हार हो चुकी है। ये जो पूरी बातचीत वगैरह हुई है, इसके पहले कल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया था, उसको समझना और देखना बेहद जरूरी है। उस आर्टिकल में यह बात आई थी कि फरवरी के एंड में नेतन्याहू जब गया था अमेरिका तो वहां उसकी बात हुई थी और उस बात में उसने ट्रंप को यह भरोसा दिलाया था कि एक बार खामनेई साहब का कत्ल कर दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए और उनके साथ कुछ और लीडर्स को मार दिया जाए तो ईरान में अनार्की जैसी कंडीशन हो जाएगी, बलवे शुरू हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये बताया था कि मिसाइलें जितनी हैं हमको सारी पता है कि किस किस अड्डे पे किस किस जगह पर मिसाइलें उसकी हैं, तो हफ्ते भर की लड़ाई में मिसाइलें हम उनकी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तीसरा ये बताया था कि ईरान बातें जरूर कर रहा है लेकिन अरब कंट्रीज के ऊपर हमला नहीं करेगा। चौथा यह बताया था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान अगर रोक लगाता भी है तो हफ्ते भर में उसकी मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, वो रोक हम हटा लेंगे। तो 48 घंटे में सरकार बदलने की बात थी, अगर 48 घंटे नहीं तो एक आध हफ्ते में सरकार बदल जाती, ये फीड किया गया था ट्रंप को और इसी की बिना पर ट्रंप ने लड़ाई की शुरुआत की थी। और जब लड़ाई की शुरुआत हुई तो पता यह चला कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाना इनके बस की बात नहीं है। खामनेई साहब की शहादत के बाद नई लीडरशिप आ गई, यहां तक कि अली लारिजानी के शहीद होने के बाद भी नई लीडरशिप आ गई। लीडर्स शहीद होते रहे लेकिन लड़ाई ईरान मुसलसल लगातार करता रहा। अरब मुल्कों के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, अमेरिकन बेसिस को और अमेरिकन इंटरेस्ट को जिस तरह से तबाह किया गया, वो अमेरिका ने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था। जिन बेसिस को बनाने में 30-40 साल लगे थे, जिन बेसिस पर 40,000 अमेरिकी सैनिक थे, जिन बेसिस पे बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्च हुआ था, ईरान ने अपने घर में बनाई हुई मिसाइलों से उन बेसिस को तबाह कर दिया। चाहे वो अल उदैद हो, चाहे वो किंग सलमान हो, चाहे बहरीन की 5th फ्लीट हो या बहरीन के बेस हो। और ये अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था। जंग के दौरान एक बातचीत में जो प्रेस से वो बातचीत करता है उसमें ट्रंप ने कहा भी था कि ईरान ने जिस तरह से अरब कंट्रीज के ऊपर अटैक किया वो हमने सोचा नहीं था, वो हमारे लिए बेहद आश्चर्य पैदा करने वाला था। तो आश्चर्य इसलिए हो रहा था क्योंकि मोसाद ने यह फीड किया था अमेरिका को कि ईरान किसी भी हालत में धमकी भले दे दे, अरब मुल्कों पर हमला नहीं करेगा और अगर करेगा तो अरब मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, ईरान को हराना और आसान होगा। अरब मुल्क साथ में खड़े नहीं हुए।
क्यों नहीं खड़े हुए, इसकी दो वजहें हैं। एक तो ओमान को आप इससे अलग कर दीजिए, जब भी हम अरब मुल्क कहते हैं तो ओमान को अलग कर दीजिए, क्योंकि ओमान तो पहले दिन से ईरान के साथ था। ओमान के विदेश मंत्री ने बाकायदा यह बयान दिया था कि आप ईरान के बारे में जो भी ख्यालात रखते हो, लेकिन इस जंग की वजह ईरान नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो बातचीत चल रही थी जिनेवा में वो बहुत अच्छी चल रही थी, अमेरिका ने उसको तोड़ दिया, तो ओमान को आप हटा दीजिए। बाकी मुल्कों की हालत यह थी कि किसी ने भी जंग में सीधे शामिल होने की बात नहीं की। उसकी कई सारी वजह हैं। एक तो यह भरम टूट जाना कि अमेरिका हमारी रक्षा कर सकता है, हिफाजत कर सकता है। दूसरा यह समझ में आ जाना कि अमेरिका के लिए पहली और आखिरी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ इजराइल है, अरब मुल्क नहीं है। और तीसरा, अरब मुल्कों की जो अवाम है, शिया सुन्नी तो इस पूरे मामले में खत्म हो गया था। अरब मुल्कों की जो अवाम थी वो भले सड़क पर आकर इनके डर से कुछ ना कह सके, लेकिन अंदर अंदर ईरान के हमलों से खुश हो रही थी। जब ईरान अमेरिकन बेसिस को तोड़ रहा था तो आप देखिए, बहरीन से शुरू में वीडियो आ रहे थे कि लोग खुश हो रहे हैं, दीगर जगहों पर भी लोग खुश हो रहे थे। और डर यह था कि अगर हम लड़ाई में सीधे गए तो कहीं हमारी जनता हमारे खिलाफ ना हो जाए। और आखिरी बात यह कि वो जानते हैं कि ईरान पड़ोसी है, इसके साथ लंबे टाइम तक रहना है। अगर इस जंग का नतीजा हमारे खिलाफ आया, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आया, तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब देखिए जो नतीजा आया है, उसके बाद अरब मुल्कों को ईरान से मिल मिला के चलना पड़ेगा। तो इन वजहों से अरब मुल्क इस जंग में शामिल नहीं हुए। अच्छा, अरब मुल्कों की बात आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे मुल्क जो ऐसे अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं वो भी इस जंग में साथ नहीं आए। आप हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी गए थे और बिल्कुल साथ में खड़े होने की बात कनेसेट में करवर के आए थे, लेकिन एक बार जब जंग शुरू हो गई तो कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इस जंग में हम इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। नाटो कंट्रीज ने अमेरिका का साथ देने से इंकार कर दिया। फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन तो सीधे सीधे खड़ा हो गया, एकदम खिलाफ खड़ा हो गया, ईरान के साथ खड़ा हो गया। और बाकी मुल्कों ने भी, यहां तक कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों ने भी सीधे शामिल होने से मना कर दिया। यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन ट्रंप जो गुंडागर्दी करता है, ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की जो बात कर रहा था, उससे यूरोपियंस भी नाराज है। इसीलिए यूरोप के नेशंस भी इनके साथ नहीं आए। चाइना को साथ आना नहीं था। जापान और साउथ कोरिया जैसे देश जो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने भी ईरान से सीधी दुश्मनी लेना, और ईरान से दुश्मनी लेने का मतलब चाइना और रशिया से दुश्मनी लेना था, तो उन्होंने भी यह दुश्मनी लेना मंजूर नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? सैंक्शन हटाना पड़ा ईरानी तेल से, सैंक्शन हटाना पड़ा रशियन तेल से, और इस जंग में अमेरिका और इजराइल का लगातार नुकसान होता चला गया, जिसकी वजह से फाइनली ट्रंप ने समझौता किया। अब जेडी वांस के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो बेहद नाराज था इस बात से कि ट्रंप को जबरदस्ती, अमेरिका को जबरदस्ती इस जंग में घसीट लिया गया है। बताया गया था कि फोन पर वो नेतन्याहू के ऊपर चिल्ला पड़ा था कि तुमने झूठ बोलकर हमको इस जंग में शामिल कर लिया। ट्रंप के आसपास कई लोग हैं जो बेसिकली काम इजराइल के लिए करते हैं। आपको याद होगा कि पावेल साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कहा था कि जिनेवा में जिस तरह से बातचीत चल रही थी, हमें बिल्कुल साफ लगता था कि विटकॉफ और कुशनेर जो हैं वो इजराइल के एसेट हैं, यानी कि काम वो इजराइल के लिए करते हैं, भले अमेरिका में। यही बात पीट हेग्सेथ के लिए भी कही जा रही है, जो सेक्रेटरी ऑफ वार था। और यह कहा जा रहा है कि ट्रंप को लगातार गलत रिपोर्ट्स दी गई। यह बताया गया कि हम तो जीत रहे हैं, जबकि जमीनी हालात दूसरे थे। नतीजा क्या हुआ कि नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप ने पीट हेग्सेथ की सलाह लेकर जमीन पर उतरने का फैसला किया ईरान में। जो रेस्क्यू ऑपरेशन कहा गया था, आपको याद होगा सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया था, हमने ये एनालिसिस दी थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में वो किसी पायलट को बचाने के लिए नहीं गए थे। एक पायलट को बचाने के लिए 155 जहाज और सैकड़ों सैनिक नहीं जाते हैं। प्लान पूरा यह था कि जमीन पर उतरेंगे, यूरेनियम चुराएंगे और निकल जाएंगे। इसीलिए एक जहाज इस्फहान में गिरता है, जो रेस्क्यू वाले प्लेस से 400 किलोमीटर दूर था। आप खुद सोचिए कि कुवैत के बॉर्डर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोई जहाज उल्टा क्यों जाएगी? मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बाद में तो बहुत लोगों ने उस पर बात की। वो भी फेल हुआ। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, कई सारे जहाज इनके टूटे,
कौन जाने कुछ सैनिक भी मारे गए हों और इनको वहां से भागना पड़ा। और तब ट्रंप के समझ में आया कि ईरान को हरा पाना हमारे लिए बेहद मुश्किल है और इजराइल के चलते हम एक ऐसी जंग में फंस गए हैं जिससे हमारी इकॉनमी तबाह होगी। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं, यह समझौता हुआ और इसमें इजराइल को शामिल नहीं किया गया। अब सारा सवाल यही है कि इजराइल और नेतन्याहू अगर जंग से बाहर निकल गए, अगर उनको लेबनान पर भी हमला करने से रोक दिया गया, जिसकी उम्मीद है, और ईरान पर तो हमला नहीं ही कर पाएंगे, अगर करेंगे तो फिर दूसरी जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर यह जंग वाकई रुक जाती है 2 हफ्ते में, अगर वाकई समझौता हो जाता है, तो मिडिल ईस्ट में इजराइल की वैल्यू 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी। फलस्तीन की आजादी का रास्ता खुल जाएगा, लेबनान से इनको बाहर निकलना पड़ेगा और ग्रेटर इजराइल का ख्वाब इनका अब हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब रह जाएगा। और इसका नतीजा यह होगा कि होने वाले चुनाव में नेतन्याहू बहुत बुरी तरह से चुनाव हारेगा और उसके ऊपर जितने करप्शन के केस चल रहे हैं और जिस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ वारंट जारी है, कौन जाने कि अपना बुढ़ापा उसको जेल में गुजारना पड़े। तो जो संभावना है, संभावना क्या, जो डर है वो ये कि अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहीं वो मिडिल ईस्ट में नया तमाशा ना शुरू कर दे। अगर वो करेगा नया तमाशा तो 2 चीजें होंगी, ईरान पलट के जवाब देगा, ये तो तय है, और साथ में अमेरिका से भी उसके रिश्तों में खटास आ सकती है। हालांकि अमेरिका ने खुद कोई धोखा प्लान न किया हो, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पहले जब 2 बार बातचीत हुई तो अमेरिका ने धोखा दिया है, वो फिर से धोखा दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान इतना मजबूत होकर उभरा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर इतना है कि शायद ट्रंप ये काम ना करे, लेकिन नेतन्याहू जो बेसिकली एक शैतान है, वो ये काम बिल्कुल कर सकता है। अगर करेगा तो इस बार वो बेहद अकेला भी पड़ेगा, पिटेगा भी, और ईरान पलटकर हमला करेगा। अरब मुल्कों में से कोई भी मुल्क, यूएई को छोड़ दीजिए, यूएई उसके साथ खड़ा होगा, अदरवाइज कोई भी मुल्क उसके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए फिलहाल ये हार इजराइल की सबसे बड़ी हार है और इसको डिस्टर्ब करने की इजराइल पूरी कोशिश करेगा। मुझे लगता है ईरान ने पूरी तैयारी की होगी और देखना होगा अगले 24-48 घंटों में कि लेबनान में क्या चेंजेज आते हैं। इजराइल को रोकता है अमेरिका या नहीं रोकता है, इससे बहुत कुछ तय होगा। तो ये एक बेहद जरूरी बात मुझे लगी, इसलिए मैंने आपसे साझा की। आगे भी जब भी कोई जरूरी डिटेल आएगी, अब नेचुरल है कि रोज 2 वीडियो तो ईरान पे मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसे जो डिटेल्स आएंगी वो डिटेल आपके साथ साझा करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।